नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूरोप के रेनेसा या पुनर्जागरण की। ये एक ऐसा दौर था जिसने संस्कृति, कला और विज्ञान की दिशा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। और पता है, यही सवाल इस पूरे विश्लेषण की जड़ में है। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे सिर्फ एक सोच में आया बदलाव एक पूरे महाद्वीप में क्रांति ला सकता है। क्योंकि देखिए, रेनेसांस सिर्फ कला के बारे में नहीं था, ये तो विचारों का पुनर्जन्म था। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात, हमने एक फैसला किया है। इस पूरे विश्लेषण में हम रेनेसा की कोई भी मशहूर पेंटिंग या मूर्ति नहीं देखने वाले। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम कला के पीछे छिपे विचारों को समझना चाहते हैं, वो शक्तिशाली विचार जिन्होंने उस कला को बनाना मुमकिन किया। अच्छा, तो रेनेसा को समझने के लिए ना हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जो उससे ठीक पहले थी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से आता था। अब ये देखिए, ये स्लाइड दो दुनियाओं के टकराव को दिखाती है। एक तरफ है मध्ययुगीन सोच कि भाई चर्च ही सबसे ऊपर है और जिंदगी तो पहले से ही तय है। और फिर दूसरी तरफ एक नई आधुनिक सोच उभर रही थी जो कहती थी कि नहीं, व्यक्तिगत पसंद और तर्क में वो ताकत है कि इंसान अपना भाग्य खुद बना सकता है और इस ब्रह्मांड को समझ सकता है। और इस पूरी की पूरी नई सोच के केंद्र में एक अकेला लेकिन बहुत शक्तिशाली विचार था जिसने सच में सब कुछ बदल दिया, और वो था मानवतावाद, यानी ह्यूमनिज्म। तो सवाल उठता है, आखिर ये मानवतावाद था क्या? देखिए, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने अपना फोकस, कह सकते हैं, ईश्वर से हटाकर इंसान पर कर दिया। मानवतावादियों का ये मानना था कि हर इंसान के अंदर सीखने, कुछ बनाने और खुद को बेहतर करने की असीम क्षमता है। मतलब यहीं से व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सेल्फ इंप्रूवमेंट की सोच शुरू हुई। उन्होंने सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं पढ़े, बल्कि प्राचीन ग्रीस और रोम के जो क्लासिकल टेक्स्ट थे उन्हें खंगालना शुरू कर दिया। जियोवान्नी पिको डेला मिरांडोला जैसे जो मानवतावादी विचारक थे, उन्होंने इस नई सोच को आगे बढ़ाया। और ये जो कोट है ना, ये इस बदलाव को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। मतलब अब ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बस आपको दे दी जाए और आप मान ले। नहीं, ये तो वो चीज थी जिसे आप बहस करके, तर्क करके खुद खोज निकालते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। देखिए, मानवतावाद के बीज तो 1300 के दशक में ही पड़ चुके थे। फिर 1453 में एक बड़ी घटना हुई, कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन। इससे हुआ ये कि कई विद्वान अपने साथ पुरानी कीमती किताबें लेकर इटली आ गए। और फिर दो चीजों ने तो जैसे साग में घी का काम किया। एक गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस और दूसरा कोलंबस की नई दुनिया की खोज। और हाँ, अगर मानवतावाद एक चिंगारी थी ना, तो प्रिंटिंग प्रेस वो हवा थी जिसने इस छोटी सी चिंगारी को पूरे यूरोप में फैलने वाली आग बना दिया। अब जरा इस नंबर को देखिए, 150। सिर्फ 150। ये गुटेनबर्ग की पहली छपी हुई बाइबल की प्रतियों की संख्या थी। अब सुनने में ये शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। सोचिए, इससे पहले एक किताब की सिर्फ एक कॉपी बनाने में किसी भिक्षु को महीनों, कभी कभी तो सालों लग जाते थे। तो इसका असर क्या हुआ? जबरदस्त। अब जो नए विचार थे वो कुछ मठों या विश्वविद्यालयों में बंद नहीं रहे, वो तो तेजी से और काफी सस्ते में हर जगह फैल सकते थे। हम कह सकते हैं कि सन 1500 तक ज्ञान का एक तरह से लोकतंत्रीकरण शुरू हो गया था। और ये जो नए विचार थे, ये जो नई टेक्नोलॉजी थी, इसका असर सिर्फ किताबों तक ही नहीं रहा। नहीं, इसने तो जिंदगी के हर पहलू को बिल्कुल बदल कर रख दिया। मैं बताता हूं कैसे। कलाकारों ने अब सिर्फ अपनी कल्पना से मूर्तियां नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने असल इंसानी शरीर को स्टडी किया ताकि वो एकदम जीवंत लगें। वैज्ञानिकों ने भी किताबों पर आंख बंद करके भरोसा करना छोड़ दिया और सच जानने के लिए खुद मानव शरीर का विच्छेदन शुरू किया। और कोपरनिकस जैसे विचारकों ने तो सबसे बड़े और बुनियादी सवाल पर ही उंगली उठा दी कि क्या पृथ्वी सच में ब्रह्मांड का केंद्र है? कलाकार एल्ब्रेक्ट ड्यूरर की ये बात उस दौर की पूरी भावना को पकड़ लेती है। कला अब सिर्फ कल्पना का खेल नहीं रही, बल्कि ये असल दुनिया को बहुत गहराई से देखने और समझने पर आधारित थी। उनका मानना था कि असली सुंदरता तो प्रकृति में ही छिपी है, बस उसे निकालने वाला चाहिए। और ये जो सवाल पूछने की हिम्मत थी ना, ये धर्म के दरवाजे तक भी जा पहुंची। मार्टिन लूथर जैसे लोगों ने सीधे सीधे चर्च के अधिकार को चुनौती दे दी। उनका तर्क था कि लोगों का ईश्वर से एक सीधा, एक व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए। और अब जब बाइबल छप चुकी थी तो ये मुमकिन भी था। और बस यहीं से प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की शुरुआत हो गई।
ये टाइमलाइन हमें साफ साफ दिखाती है कि कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। चाहे वो लूथर के धार्मिक सुधार हो, वेसेलियस की एनाटॉमी हो या फिर कोपरनिकस का ब्रह्मांड का मॉडल, ये सब एक ही सोच के अलग अलग नतीजे थे। रेनेसा ने असल में सीधे सीधे वैज्ञानिक क्रांति के लिए जमीन तैयार कर दी, जो आगे चलकर न्यूटन के काम में अपने चरम पर पहुंची। तो अब तक कहानी बड़ी सीधी सादी लगती है ना, कि पहले एक अंधकार युग था और फिर अचानक रेनेसा की रोशनी आ गई। लेकिन क्या यह सच में इतना सिंपल था? आजकल के इतिहासकार इस कहानी पर फिर से सोच विचार कर रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेनेसा या पुनर्जागरण शब्द अपने आप में चीजों को बहुत ज्यादा सरल बना देता है? तो मतलब बात यह है कि कई इतिहासकार अब रेनेसा को एक अचानक हुई क्रांति नहीं मानते, बल्कि वो इसे एक क्रमिक विकास के तौर पर देखते हैं, जिसकी जड़ें मध्य युग में ही काफी गहरी थीं। उनका कहना है कि अंधकार युग उतना भी अंधकार वाला नहीं था जितना हम मान लेते हैं, और धर्म तो रेनेसा के दौरान भी एक बहुत बड़ी ताकत बना रहा। तो ये एक क्रांति से ज्यादा एक विकास था। और ये सारी बात हमें हमारे सबसे पहले सवाल पर वापस ले आती है। रेनेसा हमें यह दिखाता है कि विचारों में दुनिया को बदलने की कितनी जबरदस्त ताकत होती है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज वो कौन से शक्तिशाली विचार हैं जो हमारी दुनिया को, हमारे भविष्य को आकार दे रहे हैं।